हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स देखे थे। आज हम उसी चैप्टर में प्रोसीड करते हुए पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। तो यूनिट को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कोई 40 kg का लड़का है, ओके, और वो 3 घंटे से 3 आवर से पढ़ाई कर रहा है और मॉर्निंग में उसने 2 किलोमीटर की वॉक की थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख के समझ आ रहा है कि ये मैं जो है उसके मास की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हो अगर मैं ये चीज़ें यहाँ से हटा दूँ? अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा उसका मास रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टाइम और कौन सा उसका ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ तो मैं कहूँ ना इसके आगे, वरना आप कैसे बता पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये कुछ इसी तरह से हो गया कि एक क्लास में मान लो दो लड़के हैं, एक का नाम, मैंने कहा कि एक का नाम रवि कुमार है, रवि कुमार, और एक का नाम है रवि सिंह। ठीक है, अब टीचर ने अटेंडेंस रजिस्टर खोला मॉर्निंग में और अटेंडेंस के लिए उन्होंने नाम बोला सिर्फ रवि। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन हैंड रेस करेगा? यहाँ क्लास में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो वहाँ पर टीचर को इनके आगे एक सरनेम और बोलना पड़ेगा। सरनेम जब वो बोलेंगे रवि के साथ रवि सिंह कहेंगे तो ये वाले रवि साहब हाथ खड़ा करेंगे, और अगर वो रवि कुमार बोलेंगे तो ये रवि साहब हाथ अपना रेस करेंगे। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ होनी है। जब तक मैं इनके आगे इनका सरनेम नहीं लगाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किसकी बात हो रही है। यहाँ अगर मैं केजी लगाऊंगा, हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि ये मास की बात हुई है। और अगर यहाँ मैं लगाऊंगा आवर, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये टाइम की बात की गई है। और जब मैं यहाँ लगाऊंगा किलोमीटर, तो हाँ, मैं अब कह सकता हूँ कि ये लेंथ की बात की गई है। तो यूनिट को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का सरनेम जो है वो उसकी यूनिट कहलाती है, जो कि कंपलसरी है यूनिट को डिफाइन करने के लिए कि आप किस यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर हम यूनिट नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्वांटिटी क्या है। और इस बात का खास ख्याल रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे पेपर में, तो जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा, सपोज करो मैं कह रहा हूँ 0.28 लेंथ निकल के आई, तो उसके आगे मीटर लगाना कंपलसरी है। अदरवाइज टीचर जो कि आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे वो भी कंफ्यूज होंगे ना भाई कि आपने 0.28 लिखा क्या है, ये मास है, लेंथ है, टाइम है, ये है क्या, कॉन्सिबल है, समझ में नहीं आएगा। तो यूनिट कंपलसरी है। ओके, तो यूनिट बेसिकली क्या है? किसी भी क्वांटिटी का सरनेम, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसके आगे हम कुछ लिखते हैं जो कि डिफाइन करता है वो यूनिट क्या है, उसे वो क्वांटिटी क्या है, सॉरी, उसे ही हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ यूनिट्स हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेंथ के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मीटर। और ये मीटर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आगे आएगा, बट अभी यहाँ पे आप इनको ध्यान रखिए। मास के लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, इसको केजी से लिखते हैं। टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सेकेंड। हाँ, एक छोटी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट होनी चाहिए आपके मन में कि यार सेकेंड ही क्यों, आवर और मिनट क्यों नहीं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। वो बेसिकली इसी की फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। टेम्परेचर टेम्परेचर की यूनिट हम यूज़ करेंगे केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज़ करेंगे एम्पियर, रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन से। एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे कैंडेला, उसे हम लिखेंगे सी डी से। तो जिस तरह से हमने क्वांटिटीज़ की दो कैटेगरी पढ़ी थी, फंडामेंटल और ड्राइव्ड, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी नहीं, सॉरी, यूनिट की भी दो कैटेगरी है। वन इज फंडामेंटल, अनदर इज ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्या है, अब हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं, जो कि सिंगल होती हैं, नेचर में सिंगल एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको डिफाइन करने के लिए आपको और किसी यूनिट की ज़रूरत नहीं है। और ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं? जो फंडामेंटल ही से मिलकर बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम वहीं जाते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एक्स बाय टी से उसे मैं लिख रहा हूँ। इसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मीटर, टाइम के लिए सेकेंड।
आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ हुआ है, मीटर और सेकेंड। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स। फॉर्मूला क्या होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें ज़्यादा मत जाइए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या भला ही हम समझेंगे, अभी आप बस इन वर्ड्स को ध्यान रखिए। तो इनका फर्दर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं वेलोसिटी की वैल्यू भी एक्स अपॉन टी पुट कर दूँ तो वेलोसिटी की जगह एक्स अपॉन टी, और ये नीचे वाले टी से इस टी की मल्टीप्लाई होगी तो नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इनकी यूनिट क्या बनेगी, मास के लिए केजी और ये डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है उसके लिए मीटर अपॉन में टाइम का स्क्वायर के लिए सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फंडामेंटल यूनिट्स जिसमें से कि टाइम की 2 बार यूज हुई है मिलकर एक ड्राइव्ड यूनिट फॉर्म हुई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आगे आप पढ़ेंगे कि इसे हम न्यूटन भी कहेंगे। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, वो क्वांटिटीज जिसमें 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज होता है उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो आइए थोड़ा आगे आते हैं कि ये भी हमने कहा ये मीटर मीटर ये कहाँ से आया, इसके पास जाते हैं। उसके लिए हमें एस आई यूनिट की बात करेंगे। बेसिकली जो पीछे हमने मीटर किलोग्राम और सेकेंड केल्विन वगैरह लिखा, ये एसआई यूनिट्स कहते हैं। एसआई में इस एसआई के बारे में देखते हैं। एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की एक मीटिंग हुई थी 1971 में, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी। उसमें यूनिट्स को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया था कि आपको कौन सी क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करनी है। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, उसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। सपोज करिए हम 2 प्लेसेस की बात कर रहे हैं, जापान की और इंडिया की। ओके, तो सपोज करिए अभी से कई हज़ार साल पहले जब हमारे पास लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट किया जापान के कुछ लड़कों ने और इंडिया के कुछ लड़कों ने। वो क्या हुआ, वो ए पॉइंट से एक लड़का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 10 स्टेप्स ट्रेवल करके गया। ओके, यहाँ से वो यहाँ ट्रेवल करके चला गया। सिमिलरली हम अज्यूम कर लेते हैं उसी टाइम पे इंडिया में भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ था। तो एक लड़का और उसके कुछ दोस्त जो कि ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वो भी 10 स्टेप चला और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये लड़के थोड़े ज़्यादा स्मार्ट थे, तो इन्होंने कहा कि अभी जापान की बात हम कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि आज से हम ऐसा करेंगे 10 स्टेप को हम कहेंगे 1 चीची। अब ये जापान में और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आप कि नाम क्या रखा जाएगा। खैर ये चीची हमने अपने पास से रखा है जापान के अकॉर्डिंग, ताकि उनको बुरा ना लगे। और इंडिया में जो ये 10 स्टेप्स ट्रेवल हुए, इनको सपोज करो हमने कह दिया, क्या कहें हम कह देते हैं 1 हस्त। अब ये हस्त क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ हमारे थोड़े पुराने नामों से कुछ लिंक लगता है, इसीलिए हमने हस्त कह दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आसान हो गई। अब सपोज करो जापान में अगर कोई 500 कदम चल रहा है तो उसको वो सीधा 50 चीची कह सकते हैं। या अब यहाँ पे डिफाइन करना इनके लिए आसान हो गया। कोई 52 स्टेप चल रहा है तो उसको सीधा वो 5.2 चीची कह देंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफाई हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे उन्होंने एक छोटी स्मॉल यूनिट क्रिएट कर ली, जिससे वो हर कदम को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि हाँ इतना चीची उसने चला है, जो कि जिसे हम आज मीटर कहते हैं। तो मीटर की जगह वहाँ चीची था। अब सेम टाइम पे इंडिया में वही काम हो रहा था कि 10 स्टेप को वो 1 हस्त कह रहे थे। तो सपोज करो एक टाइम पे क्या हुआ, इंडिया और जापान में रेस हुई। तो इंडिया वालों ने इन्हें कुछ गाइडलाइंस दी कि देखिए जो रेस होनी है वो जो है वो 50 हस्त की होनी है। अब 50 हस्त अगर आप इंडिया के हिसाब से देखोगे
तो 500 स्टेप्स यानी 500 कदम की एक रेस होनी है। अब यार इन जापान वालों को तो हस्त के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ये तो बेचारे कंफ्यूज, करना क्या है। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अपने पास रखो, हम 50 हस्त नहीं, हम जो रेस करेंगे हम करेंगे 50 चीची की, 50 चीची की। अब भैया ये इंडिया वाले कंफ्यूज, यार ये 50 चीची क्या है। अब आप तो समझ रहे हैं ना इस बात को कि 50 चीची और 50 हस्ती, हालांकि दोनों बात एक ही डिस्टेंस की कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है लैंग्वेज, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से डिस्टेंस को मापा और जापान वालों ने अपने हिसाब से। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आप सोचें, दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, अगर हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स रखी होती तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती। आपने 10th में पढ़ा होगा IUPAC नोमेनक्लेचर में कि उसका जो जनरेशन हुआ था वो हुआ ही इसलिए था कि अगर आप किसी एक केमिकल की बात करोगे तो आप उसका एक IUP एक नेम, जो भी आप मीथेन इथेन बोलते हैं या मिथाइल विथाइल वगैरह, वो आप पूरे यूनिवर्स में, नहीं यूनिवर्स में नहीं यार, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी उसका नाम लेंगे तो वो पहचान जाएगा आप किस केमिकल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ये चीची पीची हस्त पस्त लेके चलेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो इसीलिए 1971 में एक फाइनल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले भी कई कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लेकिन वो बहुत फेल हुई, तो फाइनल कॉन्फ्रेंस जो 1971 में हुआ था वहाँ पे एक चीज़ डिफाइन कर दी कि भैया देखिए आज से हम कुछ फंडामेंटल कुछ बेसिक यूनिट्स निकालते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके, उन्होंने मीटर लेंथ के लिए मीटर को स्पेसिफाई कर दिया। उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट बैठे होंगे, हमारे इंडिया के, जापान के, चाइना के, अमेरिका वगैरह कई लोग बैठे होंगे वहाँ पे, और यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन निकल गया। उन्होंने कहा कि आज से जो मास की यूनिट है वो हम किलोग्राम में ही कहेंगे, जो टाइम की यूनिट है वो हम सेकंड ही में कहेंगे, ये चीज़ें वहाँ पे डिफाइन हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्लियरिटी आ गई कि भैया अब जब भी लेंथ मेज़र करेंगे तो मीटर में करना है। अब आप चाहे इसको 0.5 मीटर मेज़र करके आप जापान चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, उन्हें पता होगा आप किस यूनिट की बात, आप कितने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो आराम से पहचान जाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इसमें भी डेविएशंस थी दो, फिजिकल क्वांटिटी में ड्राइवर फंडामेंटल, और हमने यूनिट के बारे में पढ़ लिया कि यूनिट क्या है, एस यूनिट क्यों है, SI यूनिट क्या है और SI यूनिट की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। तो देखिए अभी तक जो हमने करा है उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तब तक आप ये कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नहीं मिलेंगी आपको जगह जगह, ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं रफली कहीं पे, मतलब इतना भी रखना हो कि वो खो ही जाए कल को, इतना हो कि हाँ आप उसे रिवीजन के वक्त निकाल लें। और इसके प्रॉपर नोट्स जो है मैं गूगल ड्राइव की लिंक बहुत जल्द ही अपनी वीडियोस में अपलोड करूँगा, फिलहाल उस पर अभी काम चल रहा है, तो तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना। तो आप लोग अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक आप इन वीडियोस के मज़े लीजिए।